बरतानिया को एक नया वज़ीर आज़म मिल गया है, एंडी बर्नम। आज उन्होंने ओहदा संभाल लिया है और इसी के साथ सर कियर स्टारमर का दौरे इक़्तिदार महज 2 बरस में ही अपने अख्ताम को पहुँच गया है। वही स्टारमर जो 2 साल पहले भारी अक्सरियत से इक़्तिदार में आए थे, मई के मकामी इंतखाबात में शिकस्त और फिर अपनी ही पार्टी की मुखालफत के बाद ओहदा छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो ये एंडी बर्नम कौन है और वो कौन से मसाइल हैं जो नए वज़ीर आज़म का इंतज़ार कर रहे हैं, यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर किए जाने वाले ताज़ा तरीन हमले उन 3 अमेरिकी फ़ौजियों के एजाज़ में किए गए हैं जो हालिया दिनों में मशरक़ वस्ता में ईरानी हमलों में हलाक हुए। और स्पेन कैसे दुनिया का पहला मुल्क बना जिसके पास मर्दों और औरतों दोनों के फुटबॉल वर्ल्ड कप बैक वक्त मौजूद हैं। बरतानिया में 4 बरस के दौरान 5वें वज़ीर आज़म ने ओहदा संभाल लिया है। एंडी बर्नम कियर स्टारमर की जगह आए हैं, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की ख़राब कारकर्दगी के बाद जून में अपना ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। एंडी बर्नम इससे कबल एक तवील अरसे तक मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। बर्नम जो गुज़िश्ता माह ही रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे, जुम्मे के रोज़ हुक्मरान लेबर पार्टी के सरबराह बने। आज सुबह उन्होंने कियर स्टारमर के हमरा शाह चार्ल्स से बकिंगम पैलेस में मुलाकात की, जिसमें सुबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म ने बादशाह को बाज़ाब्ता तौर पर अपना इस्तीफ़ा पेश किया। बादशाह ने एंडी बर्नम को नई लेबर हुकूमत बनाने की दावत दी। बर्नम कह चुके हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म के मुकाबले में उनकी हुकूमत का झुकाव ज़्यादा बाएं जानिब होगा और ये कि वो दाखिली पॉलिसी और बरतानिया में मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे। बतौर वज़ीर आज़म अपने आखिरी ख़िताब में कियर स्टारमर ने बशमूल खारजा पॉलिसी अपनी कारकर्दगी का दफ़ा किया। हमें आज एक ऐसी दुनिया का सामना है जहां दुश्मन हमें तकसीम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी इक़्तिदार, हमारी आज़ादी, हमारी शराफत और साफ लफ्ज़ों में यूक्रेन के बहादुर अवाम के लिए हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म की वजह से ऐसे करना चाहते हैं। इसलिए इस हमले और दबाव के माहौल में ये नहायत अहम है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद बरतानिया की अज़मत को याद रखें। ये कि जब हम अपने मसाइल के हल पर गौर करें तो हमारी कौम और हमारे किरदार ने हमें एक ऐसी विरासत दी है जो हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाने का एतमाद बख्शती है। पार्टी कायद बनने में 2 बार नाकामी का मुंह देखने और कई बरस तक ग्रेटर मैनचेस्टर का मेयर रहने वाले एंडी बर्नम तीसरी मरतबा बिला मुकाबला लेबर पार्टी के कायद मुंतखब हुए हैं। इस सफ़र का मुख्तसर अहवाल बता रहे हैं उमर आफरीदी। बरतानिया के शहर लिवरपूल में पैदा होने वाले एंडी बर्नम नौजवानी में म्यूज़िक और फुटबॉल के दिलदादा थे। 31 साल की उम्र में पहली बार लेबर पार्टी के टिकट पर रुकने पार्लियामान मुंतखब होने के बाद वो मिनिस्टर यानी वज़ीर मुमलिकत बने। 2010 में पहली मरतबा वो पार्टी क़यादत की दौड़ में शामिल हुए, मगर शिकस्त खाई। 5 साल बाद दोबारा कोशिश की तो जेरेमी कॉर्बिन से हार गए। 2017 में बतौर रुकने पार्लियामान सुबकदोश होने के बाद वो ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर मुंतखब हो गए। कोविड की वबा के दौरान उनके सियासी कद और मकबूलियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब उन्होंने कंजर्वेटिव हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कौमी बहरान में मुल्क को चलाने का ये कोई तरीका नहीं। पिछले महीने ज़िमनी इंतखाब में वो एक बार फिर रुकने पार्लियामान मुंतखब हुए। लेबर पार्टी का कायद बनने के लिए पार्लियामेंट की रुकनियत शर्त थी, जिसने उन्हें वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुंचा दिया। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के सामने से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी हुसैन अस्करी। हुसैन, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज सुबह से क्या होता रहा है और इस वक्त क्या हो रहा है? पुराने वज़ीर आज़म की जगह नए वज़ीर आज़म के इक़्तिदार संभालने का जो प्रोसेस है वो कैसे मुकम्मल हुआ है? गज़नफ़र, ये तो जैसा कि आपने कुछ उसकी थोड़ी बहुत तफसील बताई, लेकिन मुझे लगता है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में ये इतनी बार हुआ है कि मुझे जो बरतानी आवाम है शायद उनको काफ़ी कुछ याद हो गया है कि ये सब क्या होता है। वही हुआ आज तकरीबन 11:15 बजे जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं कियर स्टारमर, वो आए 10 डाउनिंग स्ट्रीट से, अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए और उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीर की। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले के बरतानिया के मुकाबले में आज का बरतानिया जो उनके 2 साल थे उसमें बहुत बेहतर हुआ। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकले। उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि वो नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम को भरपूर उनकी हिमायत करते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वो बकिंगम पैलेस गए और जहां उन्होंने जो बरतानिया के बादशाह हैं चार्ल्स, उनके सामने अपना जो इस्तीफ़ा था वो पेश किया और उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ। कुछ देर के बाद जो नए वज़ीर आज़म हैं एंडी बर्नम, वो पहुँचे बकिंगम पैलेस और
उन्होंने जो है वो बादशाह के सामने वो पेश हुए और उनको किंग चार्ल्स ने नई हुकूमत बनाने का कहा, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया वो फौरी तौर पर इस मुल्क के बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म बन गए। अच्छा, ये बताएं हुसैन कि एंडी बर्नम वज़ीर आज़म बन तो गए हैं, लेकिन उन्हें अब किन चैलेंजेस का सामना हुआ? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो मईशत है, और जो बाकी चैलेंजेस हैं मुझे लगता है वो भी मईशत से ही जुड़े हुए हैं, इसी चैलेंज से जुड़े हुए हैं। पिछले कई सालों से बरतानिया की जो इकनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो ज़ीरो है। तो उसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है, नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, नौजवान लोगों में बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है। तो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका जिक्र भी किया नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अपनी तकरीर में, कि वो इसको ख़ास तौर पे कॉस्ट ऑफ लिविंग और मईशत को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो फार राइट की जो जमातें हैं और जो राइट विंग जमातें हैं, जैसे रिफॉर्म पार्टी, उसकी मकबूलियत है, जिसका मुकाबला लेबर पार्टी भी कर रही है और जो अपोजिशन की कंजर्वेटिव पार्टी है वो भी उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो ये दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जिससे जो नए वज़ीर आज़म है उनको निपटना होगा। अच्छा, एक बात ये भी कही जा रही है कि नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अभी तक खुलकर ये नहीं बताया कि मुख्तलिफ़ इशूज़ पर उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी। इशूज़ अभी आपने बताए हैं, लेकिन उनकी इस पर पॉलिसीज़ क्या होंगी ये अभी तक खुल के सामने नहीं आया। जी गज़नफ़र, यही वजह है कि अपोजिशन उन पर काफ़ी तनकीद करती रही है। जो पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी तनकीद की और ये कहा कि एंडी बर्नम जो हैं वो पीपल प्लीज़र हैं, वो बस लोगों को खुश करते हैं, लेकिन उनको अब वो अब छुप के नहीं रह सकते, उनको सामने आना होगा, खुलकर अपनी पॉलिसीज़ बतानी होंगी ताकि उनकी भी स्क्रूटनी हो। और ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे इनके ऊपर अपोजिशन ये तनकीद कर रही है। लेकिन जो पार्टी की लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर हैं उन्होंने ये बात कही कि उनका फोकस कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो मईशत है वो होगा। लेकिन एंडी बर्नम ने अपनी जो आज की तकरीर है उसमें किसी हद तक उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ का कुछ पहले के मुकाबले में खुलकर उन्होंने उसके ऊपर बात की और ये कहा कि जो डेवोल्यूशन है शहरों को, जो उनका मैनचेस्टर का एक्सपीरियंस है उसको पूरे मुल्क के एक्सपीरियंस के पूरे मुल्क का एक एक्सपीरियंस वो बनाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो मैनचेस्टर को जिस तरह से इख्तियारात की मुंतकली हुई, इस तरह वो बाकी सारी जो सिटी काउंसिल्स हैं उनको इख्तियारात की मुंतकली देंगे और इस तरह से शहरों की सूरत हाल बेहतर बनाएंगे, इस मुल्क की सूरत हाल बेहतर बनाएंगे, मईशत की सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। हुसैन अस्करी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करते हैं अमेरिका ईरान जंग का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने मुसलसल नवीं रात भी ईरान पर फ़िज़ाई हमले किए हैं जिनसे ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सदर ट्रंप का कहना है कि ये हमले उन 3 अमेरिकी फ़ौजियों के ऑनर या एजाज़ में किए गए जो हालिया दिनों में उर्दन पर ईरान के हमलों में मारे गए थे। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसने उर्दन के अक़बा हवाई अड्डे पर मौजूद अमेरिकी तैयारों को निशाना बनाया है। ईरान ने ये भी कहा है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश के दौरान 2 तेल बरदार जहाज़ फट गए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सहाफ़ियों से कहा है कि अमेरिका भी ईरान के साथ सफ़ारती हल के लिए तैयार है। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए चलते हैं यरूशलेम, जहाँ से BBC के नामानिगार योलैन नेल के पास ताज़ा तरीन मालूमात मौजूद हैं। So this follows on from a weekend of an intense exchange of fire between the US and Iran. ये पिछले हफ्ते के आखिर में अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों के तबादले के बाद हुआ है, जिसमें जुमे के दिन उर्दन में एक अमेरिकी एयरबेस पर और शुमाली इराक में हमलों में कम से कम 3 और मुमकिना तौर पर 4 अमेरिकी फौजी मारे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने मुसलसल नवी रात भी अपने हमले जारी रखे। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक कई शहरों में धमाके हुए और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कम से कम 1 शख्स हलाक हुआ। आज सुबह सवेरे कुवैत और बहरीन से भी इत्तलात आई, जहां अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, कि वहां भी हमलों की कोशिश हुई। बहरीन में खतरे के सायरन बजाए गए, जबकि कुवैत का कहना है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की जानिब से आने वाले हमलों को रास्ते में ही रोक दिया। In Kuwait, it said that air defences were intercepting what they called hostile Iranian. और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में किया। दूसरी जानब इंजरी टाइम में एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड मिलने के बाद अर्जेंटीनियन टीम 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेली। इस तारीखी जीत के साथ ही स्पेन बैक वक्त वर्ल्ड, यूरोपीय और ओलंपिक चैंपियन बन गया है।
यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक इतवार के रोज़ ओडेसा के करीब एक माल बरदार बहरी जहाज़ पर होने वाले रूसी हमले में हलाक होने वालों की तादाद 10 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज़ पर गिनी बसाओ का झंडा लहरा रहा था और इस पर इंडिया और शाम के शहरी सवार थे। दूसरी जानब यूक्रेन ने भी गुज़िश्ता रात रूस के अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी ड्रोन्स ने दारुल हुकूमत मॉस्को समेत रूस के कई दीगर इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। और जमहूरिया कॉन्गो में हुक्काम का कहना है कि एबोला वायरस के मरीजों की तादाद 2300 से ज़्यादा हो गई है, जबकि अब तक 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक वायरस के 5 मशरकी सूबों में फैलने के बाद निगरानी और मुतासर अफराद से मिलने वालों की तलाश तेज़ कर दी गई है। दूसरी जानब आलमी इदारा सेहत का कहना है कि हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। और गयाना के हुक्काम का कहना है कि जुम्मे की रात देर गए बहरे ओकेनूस के साहिल के करीब एक फेरी के डूब जाने के बाद 67 अफराद को बचा लिया गया है। रेस्क्यू किए जाने वालों में फेरी का कप्तान और 15 बच्चे भी शामिल हैं। कश्ती पर कम से कम 133 अफराद सवार थे। मैं हूं गजनफर हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी कॉल पर हज़ारों लोगों ने मार्च किया है। वो वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। इस एहतजाज के हक़ में इंडिया के कई मुमताज़ शख्सियात भी सामने आई हैं। आज सुबह शुरू होने वाले इस मुजाहरे में शरीक लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। मज़ीद तफसीलात दिल्ली से गाफरा कादिर की इस रिपोर्ट में देखिए। ये जो आप आज इतनी भारी भीड़ देख रहे हैं, इसकी वजह है कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP की तरफ से दी गई हुई कुछ दिन पहले पार्लियामेंट मार्च की कॉल। अभी मैं इंडियन पार्लियामेंट के करीब खड़ी हूँ और यहाँ मुल्क भर से काफ़ी लोग इस एहतजाज में शिरकत करने के लिए आए हैं। ये वही प्रोटेस्ट है जिसमें समाजी कारकुन सोनम वांगचुक भी मौजूद थे और कुछ तलबा भी उनके साथ साथ वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिन्होंने आज अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया। पर उनके जो डिमांड्स थे वो थे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। सोनम वांगचुक को वहाँ से हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे दिल्ली पुलिस ने जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उसके बाद अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर बैठे। भीड़ तो काफ़ी देखने को मिल ही रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल हुआ और आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ। बहुत खराब महसूस कर रहे हैं, अपने ही देश में ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम गुलाम हो गए। चारों तरफ से फोर्स ने हमें घेर रखा है, बहुत खराब फील हो रहा है। क्या संसद में जाने का हक हमारा नहीं है? जस्ट बिकॉज उन्होंने 20वें दिन जो है सोनम वांगचुक जी को डिटेन कर लिया, जो कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश में दिखाता है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। यही जब मैं पीछे मुड़ के अन्ना आंदोलन में देखता हूं तो तीसरे दिन गवर्नमेंट ने डेलीगेशन भेजा था बातचीत के लिए, लेकिन इस गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा घमंड है। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम इस्तीफा मांगते हैं। अंत इसका होगा सरकार के सत्ता से उखाड़ फेंकने से, क्योंकि अब ये ज़्यादा दिन की सत्ता नहीं रही है इनकी। ये देश विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है। इसी दरमियान कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर दिया है। इस मौके पर दीपके के साथ सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे आंगमो भी स्टेज पर देखी गई। दूसरी जानिब CJP के स्पोक्स पर्सन सौरव दास ने दावा किया कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से उन्हें डायलॉग के लिए बुलाया गया है, ताहम हुकूमत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और अब जिक्र फुटबॉल का। 2021 में दुनिया की मशहूर तरीन फुटबॉल अकेडमी ने पहली बार अपने दरवाजे लड़कियों के लिए खोले। सिर्फ 2 बरस बाद ही स्पेन की ख़वातीन वर्ल्ड चैम्पियन बन गई और इतवार की रात मर्दों की टीम ने भी ट्रॉफ़ी उठा ली। यूँ स्पेन दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसके पास मर्दों और औरतों के फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप बैक वक्त मौजूद हैं। ये सब कैसे हुआ, आज ट्रेंडिंग में इसी पे बात करेंगे। इस सवाल का जवाब किसी एक मैच या किसी एक खिलाड़ी में नहीं, बल्कि एक ऐसे निज़ाम में है जो बरसों पहले बनाया गया और फिर एक फ़ैसले ने उस निज़ाम के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। स्पेन की ताकत का मरकज़ उसकी अकेडमीज़ हैं, जहां खिलाड़ी 6-7 बरस की उम्र से तरबियत पाना शुरू करते हैं और जिनमें सबसे मशहूर बार्सिलोना की ला मासिया है। यही वो अकेडमी है जहां से आज के नौजवान सितारे लामीन जमाल निकले और जहां से निकलने वाले खिलाड़ी बरसों से यूरोप के बड़े क्लबों की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। इतवार के फाइनल में स्पेन की टीम में 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो इस अकेडमी के थे और ये महज एक क्लब की कहानी नहीं। एथलेटिको बिल्बाओ से एथलेटिको मैड्रिड तक मुल्क भर के क्लब अपनी अपनी अकेडमीज़ में इसी तर्ज पर खिलाड़ी तैयार करते हैं।
मगर ये निज़ाम दहाइयों तक सिर्फ आधी आबादी के लिए था। स्पेन के साबिक खिलाड़ी और सहाफ़ी मारिया गरेडो ने BBC को बताया कि 10 साल पहले लड़कियों के लिए कोई अकेडमी नहीं थी। खिलाड़ी तरबियत पर आने जाने का खर्च खुद उठाती थी और इन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिलता था। लेकिन फिर तस्वीर बदली। मुल्क के बड़े क्लबों ने वही तरबियती ढांचा जो मर्दों के लिए बरसों से मौजूद था, लड़कियों के लिए भी खोल दिया। ला मासिया ने 2021 में लड़कियों को दाखिले देना शुरू किया और सिर्फ 2 बरस बाद 2023 में स्पेन की ख़वातीन दुनिया की वर्ल्ड चैम्पियन बन गई। माहिरीन के मुताबिक ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक ही निज़ाम का दूसरी बार दोहराया गया नतीजा था। दरवाजे खुलने से ट्रॉफ़ी उठाने तक सिर्फ 2 साल और अब दोनों वर्ल्ड कप एक ही मुल्क के पास हैं। माहिरीन के मुताबिक स्पेन की अगली नस्ल के खिलाड़ी लड़के और लड़कियां दोनों इस वक्त भी इन्हीं अकेडमीज़ में तैयार हो रहे हैं और यही स्पेन की असल कामयाबी है। एक ऐसा निज़ाम जो ट्रॉफ़ीज़ नहीं बल्कि ट्रॉफ़ी जीतने वाली नस्लें तैयार करता है। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। ये प्रोग्राम रोज़ शाम 7:30 बजे आज न्यूज़ पर आता है। अगर ये प्रोग्राम आपसे मिस हो जाए तो इसे आप हमारे यूट्यूब पेज पर आके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पेज पर हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम सैरबीन भी मौजूद है। इन डेप्थ प्रोग्राम है, डिटेल प्रोग्राम है, उसको देखें। वज़न फ़ैदर को अब इजाज़त दें।